मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन क्लास में अपन ने हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में अध्ययन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि, उसके क्या कारण या स्थापना किस प्रकार से हुई थी, इसके बारे में आपको अध्ययन करवाया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुस्लिम लीग की स्थापना का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना से पूर्व आपको ये जान लेना भी आवश्यक है जो इसके जन्म की पृष्ठभूमि क्या थी। तो इसके बैकग्राउंड के संदर्भ में मुस्लिम लीग की स्थापना किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे, तो उससे पहले इसकी पृष्ठभूमि यानी कि इसके बैकग्राउंड में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 1, अंग्रेज सरकार का हिंदुओं को समर्थन, सपोर्ट टू हिंदूज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अंग्रेज़ों ने जब भारत में अपना शासन प्रारंभ किया तो उन्होंने यह सत्ता मुसलमान शासकों से छीनी थी। आप सभी को पता होगा कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। अंग्रेजी शासन के प्रारंभिक दौर में अंग्रेज़ों ने हिंदू नेताओं का साथ दिया तथा उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश की। हिंदू नेताओं ने अंग्रेजी शासन के प्रति वफादारी का वादा किया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले गए। मुसलमानों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वो भी अपनी प्रतिबद्धता अंग्रेजी शासन के प्रति प्रदर्शित करें। दूसरा कारण अपन ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए पहचान का एक मुद्दा, इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम, कि मुसलमानों के लिए अपनी पहचान का एक मुद्दा बना हुआ था, किस प्रकार से वो अपनी पहचान बना सकें। तो इसमें आप बता सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय अंग्रेजी शासन के प्रति सहयोग की भावना को प्रदर्शित किया था। वे शासन का विरोध नहीं बल्कि उनसे कुछ सुविधाएं प्राप्त करना चाह रहे थे, पर धीरे धीरे उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी और वे अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध करने लगे और अपने लिए कुछ वास्तविक संवैधानिक सुधार की मांग करने लग गए। तो अंग्रेजी शासन के लिए यह सही मौका था कि वे हिंदू और मुसलमान के बीच में जो एक छिपा हुआ तनाव था उसको उभार सके, और उन्होंने वो ही किया। तो मुसलमानों ने हिंदुओं पर लंबे समय तक शासन किया था, अतः उनके बीच अंग्रेजी शासन के आने के बाद भी दबी छिपी विरोध की भावना थी। यद्यपि कांग्रेस की स्थापना के समय हिंदू मुसलमानों ने साथ मिलकर संगठन तो बनाया था, इस एकता को तोड़ना ब्रिटिश शासकों के लिए आवश्यक था। अतः पुराने मनोवैज्ञानिक तनाव को उभारने के लिए उन्होंने मुसलमानों का सहयोग करना प्रारंभ कर दिया तथा कांग्रेस, जिसे हिंदुओं का संगठन करार दे दिया गया था, की उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। मुसलमानों के लिए भी आवश्यक हो गया कि वे अंग्रेजी शासन के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए अपने लिए अलग सुविधाएं प्राप्त करें। इसके लिए आवश्यक था कि वे कांग्रेस से दूरी बनाते हुए अपना एक स्वतंत्र संगठन बनाए। तीसरा पृष्ठभूमि में अपन बता सकते हैं कि अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और ब्रिटिश गवर्नमेंट। अंग्रेजी सरकार ने भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के मनोविज्ञान को समझ लिया था। यद्यपि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष करना चाह रहे थे, पर अतीत की स्मृतियां उनके अवचेतन में सदैव उभरती मिटती रहती थी। अतः अंग्रेज़ों ने भारतीयों की इस मन स्थिति का फ़ायदा उठाया और आपको पता होगा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। और लॉर्ड कर्जन ने तर्क क्या दिया कि बंगाल बड़ा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र होने की वजह से प्रशासन में कठिनाइयाँ होती हैं। वास्तव में यह प्रशासनिक
सुविधा के लिए नहीं, बल्कि हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ने व दोनों वर्गों के मध्य मनमुटाव पैदा करने के लिए किया गया था। इस विभाजन का हिंदुओं द्वारा कड़ा विरोध किया गया, जिसके कारण अंत में 1911 में ब्रिटिश सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मुस्लिम समुदाय ने इसे ये समझ लिया कि हमारा विरोध है। उनके अनुसार पूर्वी बंगाल में मुसलमान अधिक थे, अतः यह विभाजन अनुचित नहीं था। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार दोनों वर्गों के मध्य दरार डालने में सफल हो गई और अंग्रेज़ों ने न केवल हिंदू मुसलमानों को विभाजित किया, बल्कि भारत की जाति व्यवस्था का लाभ उठाते हुए ब्राह्मण व गैर ब्राह्मणों में भी एक प्रकार से तनाव उत्पन्न कर दिया। एक धार्मिक कारण का भी अपन उदाहरण दे सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय ने अपनी धार्मिक उच्चता पर खतरा अनुभव किया। भारतीय समाज में जो राजनीतिक चेतना जागृत हो रही थी, उनसे उन्हें अपने प्रभाव के कम होने की आशंका होने लगी। प्रजातांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष विचारों के साथ बढ़ती राष्ट्रीय भावना से उन्हें अपने धार्मिक हितों की हानि की संभावना होने लगी। नेक्स्ट एक कारण भाषा का मुद्दा अपन कह सकते हैं, इश्यू ऑफ लैंग्वेज। मुसलमान शासकों के समय से आप सभी को पता होगा कि उर्दू कोर्ट की कामकाज की भाषा थी, यानी कि उर्दू भाषा का काम अधिक था तथा फारसी लिपि प्रचलन में थी। और 1900 में 1900 में यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज आप कह सकते हो कि आज का उत्तर प्रदेश, आज का यूपी में हिंदी को कोर्ट में कामकाज की भाषा व देवनागरी लिपि को लिखने के माध्यम के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। किसी भी स्थापित व्यवस्था को जब बदला जाता है तो आपको पता होगा कि जो पहले से व्यवस्था चल रही है उसका विरोध ही किया जाता है। इस नई व्यवस्था ने मुसलमानों के मन में फिर संदेह उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं व हिंदी के वर्चस्व से मुसलमानों व उर्दू पर आघात की आशंका हुई। मुसलमानों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। नेक्स्ट एक पृष्ठभूमि का कारण अपन ये कह सकते हैं कि मुसलमानों द्वारा राष्ट्रवाद की उपेक्षा। मुसलमानों द्वारा उभरती राष्ट्रीयता की भावना की उपेक्षा की गई। उन्हें पश्चिमी शिक्षा व सभ्यता अपने अनुकूल नहीं लगती थी, जबकि भारत में राष्ट्रवाद पश्चिमी सिद्धांतों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि से प्रभावित था। तो मुसलमानों में अशिक्षा के कारण पिछड़ेपन का प्रभाव देखा जा सकता था। इतिहास की संतुलित व्याख्या नहीं की गई, क्योंकि इतिहास को आप हिंदू काल व मुस्लिम काल में विभाजित करके लिखा गया। दोनों वर्गों के मन में एक दूसरे के प्रति संदेह व असुरक्षा का भाव बनने लग गया। भारतीय अतीत की एकांकी चित्र की व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट भारत का आर्थिक पिछड़ापन कह सकते हैं। नेक्स्ट सर सैयद अहमद खां का प्रभाव। सर सैयद अहमद खां एक प्रकार से समाज सुधारक थे। आप सभी को पता होगा कि जो धार्मिक विचारों में समानुकूल परिवर्तन के पक्षधर थे। उन्हें मालूम था कि मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण अशिक्षा है। उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों की बदलते समय के अनुसार व्याख्या की व धर्म में निहित मानवीय भावनाओं व मूल्यों को रेखांकित किया। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और मुसलमानों को अपनी पृथक पहचान बनाने का सुझाव दिया और उन्होंने मुसलमानों से कांग्रेस से दूर रहने तथा अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग करने की हिदायत दी। तो एक प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना की ये पृष्ठभूमि है। इन पृष्ठभूमि के अध्ययन से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई। इन कारणों से एक प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना अपन कह सकते हैं। जैसे कि स्थापना के संदर्भ में कि अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े मुस्लिम प्रबुद्ध व उच्च वर्ग के शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो को शिमला में एक मांग पत्र प्रस्तुत किया। उसकी मांग थी कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, मुस्लिम न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति किए जाए तथा विभिन्न सरकारी संस्थाओं में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व मिले।
वायसराय ने इस प्रतिनिधि मंडल को कोई ठोस आश्वासन तो नहीं दिया, पर इससे आने वाली घटनाओं के लिए एक प्रकार से उपयुक्त वातावरण तैयार हो गया। और दिसंबर 27 से 30 1906 में ढाका में एक ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें नवाब सलीमुल्ला, जो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे तथा राजनीतिक बैठक के संयोजक भी थे, ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का एक प्रस्ताव रख दिया। तो देश के विभिन्न भागों के प्रमुख मुसलमान नेताओं की 58 सदस्यीय प्रोविजनल समिति का गठन किया गया और दिसंबर 29 तथा 30 1907 को कराची में लीग का पहला अधिवेशन भी बुला लिया। आदमजी पीर भाई इसके पहले अध्यक्ष बना दिए गए। यह ध्यान देने की बात है कि इस समिति में कांग्रेस से भी कुछ मुसलमान नेता शामिल हुए, जैसे मैं आपको बताऊं, अली इमाम, हसन इमाम, मजरूल हक, हामी अली इत्यादि ये नेता एक प्रकार से इसमें शामिल हुए। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो प्रारंभ में तो लीग में शामिल नहीं हुए, लेकिन ये कह सकते हैं कि लीग द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था उस आंदोलन को उनका समर्थन मिला हुआ था। कांग्रेस में उन्होंने अपने वर्ग के लिए 1/3 स्थान की मांग भी कर दी। तो मुस्लिम लीग का प्रमुख उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक हितों की सुरक्षा था, साथ ही ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगों व समस्याओं को रखना था। अतः मुस्लिम लीग के एक प्रकार से उद्देश्य क्या कहे जा सकते हैं? पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमान में सद्भाव और आदर उत्पन्न करना, ब्रिटिश सरकार व शासन के प्रति सहयोग व समर्थन का प्रदर्शन करना, भारतीय मुसलमानों के हितों का संरक्षण एवं तत्व संबंधी मांगों को ब्रिटिश सरकार के प्रमुख प्रस्तुत करना, भारत के सभी वर्गों के साथ भ्रातृत्व की स्थापना विकसित करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये एक प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण थे कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की गई, कैसे हुई, इसकी पृष्ठभूमि के क्या कारण थे। अब ये टॉपिक आज आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। धन्यवाद।